नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सीधा सीधा आपके जेब से जुड़ी हुई है, क्योंकि सरकार ने ईपीएफओ के कई सारे नियम बदल दिए हैं। अब इन नियमों से आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना नुकसान होगा, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं अश्विनी राणा जी, जो कि एक्सपर्ट है बैंकिंग के। सर, टीवी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पिछले शो में हम लोगों ने कहा था कि सरकार ईपीएफओ के नियम को बदल सकती है और वैसा हुआ भी है। तो इसीलिए शो करने का मकसद है कि लोगों को पता लगे कि क्या क्या नियम बदले हैं, उनका कैसे फ़ायदा मिलेगा या कुछ झटका भी लगा है। तो इन सब बातों को बताने के लिए सर आप जरा बताएंगे विस्तार से कि क्या सरकार ने नियम बदले हैं। जी सर। देखिए, नियम बदले जो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन पिछली बार हमने चर्चा की थी जी कि जो ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन 1,000 से 2,500 रुपये तक हो सकती है। जी तो वो सरकार ने उस पर मोहर लगाई नहीं, तो वो एक जो लोगों को मिनिमम पेंशन की बढ़ने जी की उम्मीद थी, उसको एक झटका लगा है। तो जी ये एक अच्छा जो है मैसेज नहीं है। जी लेकिन फिर भी अभी जो पेंशन के जी ईपीएफओ के विड्रॉल के लिए जो नियम बदला गया है, पहले जी क्या होता था कि पहले आप अलग अलग काम के लिए पैसे निकाल सकते थे जी कि आपको एजुकेशन के बच्चों के लिए चाहिए, बच्चों की शादी के लिए चाहिए, तो आपको अपना जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसका 50% निकाल सकते थे। लेकिन एजुकेशन के लिए 3 साल की सर्विस चाहिए, मैरिज है तो 7 साल की सर्विस उसकी हो, उसके बाद वो एलिजिबल हो। जी वैसे हाउसिंग लोन उसको लेना है, मतलब मकान खरीदना है, तो हम्म, 90% तक आप वो निकाल सकता था। 5 साल की उसमें जी सर्विस का एक बेंच मार्क था। ऐसे जी ही हॉस्पिटलाइजेशन का कोई आ गया एकदम से खर्चा, तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक निकाल सकता था। जी और अगर उसकी जॉब चली गई, जी यानी वो जॉबलेस हो गया जी और 1 साल तक उसको मिलती नहीं है, तो 2 महीने के बाद वो जी अपना सारा पैसा निकाल सकता था। जी सर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना लेकिन चाहूँगा। सर, यहाँ पे जॉब वाली जब बात आई है तो यहाँ पे सरकार ने झटका दिया ईपीएफओ ने, क्योंकि पहले ये था कि 2 महीने बाद ही आप अपना पैसा निकाल सकते थे जॉब नहीं रहने कंडीशन में। लेकिन अब कर दिया गया है कि 1 साल तक आपको बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तभी पैसा निकाल पाएंगे, वो भी केवल 75%। 25% आपका ईपीएफओ के फंड में ही रहेगा। इस पर सर क्या कहेंगे आप? क्या है कि भाई ये फैसला कुछ कुछ मुझे ठीक भी लगता है। कारण क्या होता था कि पहले 2 महीने के बाद आप सारा पैसा निकाल लेते थे, जी लेकिन कोई भी आदमी अनएम्प्लॉयड होकर नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं जी वो जॉब करेगा। वो जब जॉब करेगा वो पैसा उसने निकाल लिया। जी अब अगली जब जॉब आएगी तो उसका जो एक एक्युमुलेशन होना चाहिए उसके जी रिटायरमेंट के समय, वो जी वो वो नहीं हो पाएगा। तो वो हर बार ऐसे जॉब चेंज करेगा और पैसा निकाल लेगा तो जी रिटायरमेंट में। तो इसीलिए ये जो 25% वाली क्लास भी लगाई है, इसीलिए लगाई है कि जी रिटायरमेंट के समय जो भी कर्मचारी है उसके पास कुछ ना कुछ पैसा जो है उसके फंड में होना चाहिए, क्योंकि वो एक टर्मिनल बेनिफिट है जी आपके रिटायरमेंट के बाद पैसे की। तो ये एक क्लास जो उन्होंने लगाई है 1 साल की भी, और जी इसके लिए भी ऐसे ही पेंशन के लिए भी लगाई है। जी तो पेंशन का पैसा भी आप निकाल लेते थे पहले। अभी उन्होंने कहा है कि 3 साल तक आप पेंशन का पैसा भी नहीं निकाल सकते। जी कारण क्या है कि दोबारा आप री एम्प्लॉयड हो जाते हैं। जी अब री एम्प्लॉयड हो जाते हैं और अगर आपने पेंशन का पैसा निकाल लिया और उसके बाद आप जो गैप आ गया, तो आपकी अगर मिनिमम 10 साल की सर्विस नहीं हुई जी तो आपको जो है वो पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी तो इसलिए सरकार ने जो भी फैसला किया है, मुझे लगता है कर्मचारियों के हित को देखते हुए किया। जी अब सर, ये यहाँ जो एक जो उन्होंने कन्फ्यूजन कहा। है। जी सर एक जो इसमें कन्फ्यूजन है, कहा गया है कि 100% ऑटो क्लेम सेटल होगा और आप 100% निकाल सकते हैं। वहीं अगर पात्रता आपकी लागू होती है तब, तो इसको थोड़ा सा सर क्लियर कर दीजिए, क्योंकि लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपना पूरा पैसा निकाल सकता हूँ, लेकिन फिर ये 25% वाला क्लॉज क्या है। तो सर इसको जरा दर्शक को क्लियर कर दीजिए सर। जी नहीं, वही है कि मतलब 25% को छोड़कर आप सारा पैसा निकाल सकते हैं। मतलब पच्चीस हमारे परसेंट अकाउंट में अगर मिनिमम बैलेंस 1 लाख आपको रुपया रखना है। पड़ेगा। जी सर, मतलब हमारे अकाउंट में पच्चीस 1 लाख हजार है तो आपको रखना 75,000 हम पड़ेगा। निकाल सकते हैं। हाँ जी। तो जी 100% का मतलब ये नहीं है कि आप सारा ही निकाल लीजिए। जी 25% का मैंने कहा कि इसलिए रखा गया है ताकि जी कर्मचारी को रिटायर होने पर जो उसका फंड एक्युमुलेट होना चाहिए वो जी होना चाहिए। जी और ये भी ये किया है कि भाई एजुकेशन के लिए, उसके लिए पहले क्या होता था
कि आप उसके लिए 3 बार एजुकेशन के लिए जी जी जो है पैसा निकाल सकते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जी जब भी आपको लगता है कि आपके पास फंड है आपके उसमें, आप उसका 75% निकाल लीजिए। जी लेकिन मैं पहले भी कहा था, पिछली बार भी, कि जब तक इमरजेंसी ना हो जी आपको पीएफ में से पैसा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि पीएफ में एक अच्छा, एक तो इंटरेस्ट मिलता है, जी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो आप जब रिटायर्ड होते हैं तो आपके हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए, जी कि मतलब रिटायरमेंट के बाद आपके पास कुछ ना कुछ फंड होना चाहिए। हाँ, जी इमरजेंसी है तो आप निकाल सकते हैं। हाँ, मतलब और आपने इतनी सरकार साल की भी, नौकरी की और लास्ट में आपके हाथ में कुछ ना मिले, तो इसलिए सरकार ने सोचा कि कम से कम 25% का क्लॉज लगाया जाए और उस पर आपको करीब करीब 8.5% का ब्याज भी मिलता रहेगा, तो एक रिटायरमेंट फंड बनने में कामयाब हो सकता है। बिल्कुल। पहले क्या था, हाउसिंग लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो जी 90% तक, यानी 90% पीएफ तो आपने निकाल लिया, जी ठीक है, आपका मकान बन गया, अब बाकी बच गया 10। आप जी रिटायरमेंट के बाद भी तो पैसा आपको चाहिए। जी तो वो सारी चीजों को देखते हुए, और दूसरा, आसानी से लोगों को पैसा अवेलेबल हो जाए, जी क्योंकि पैसा तो बिना तो कुछ होता नहीं। तो इसलिए जी उसको एक तो इजी रूप में उसको मिल जाए, और वो पैसा जब मार्केट में आएगा जी तो उसके कारण लिक्विडिटी भी बढ़ती है, यानी कंजम्पशन फिर बढ़ती जी है। मतलब जो पैसा निकालेगा किसी ना किसी उससे निकालेगा। जी मतलब जरूरी नहीं कि आपकी जॉब जाए तभी आप पैसा निकालें, आप उसके अलावा भी पैसा निकाल सकते हैं, जी सर, लेकिन इसमें जॉब एक जाने और पर अच्छी बात कही गई है 12 सर। महीने की। जी सर, इसमें एक और अच्छी बात ये हुई है कि पहले आप केवल 3 बार पैसा निकाल सकते थे पूरी सर्विस के दौरान। अब क्या है कि शिक्षा के बिल्कुल नाम पर 10 बार और बच्चों की शादी के लिए आप 5 बार, मतलब 15 बार आप पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी राहत दी है ईपीएफओ ने नौकरी पेशा लोगों को। तो सर इसका बेनिफिट कैसे हो सकता है, या फिर कोई 15 बार पैसा निकालेगा तो मतलब समझिए कि मान लीजिए 10 साल मैंने नौकरी की और 10 साल में मैंने 15 बार पैसा निकाल लिया, तो फिर मेरा बचेगा क्या? जी सर। वो 25%। 25%। देखिए, इसलिए 25% की क्लास रखी है कि आपका अगर 10 लाख या 2 लाख या 5 लाख जो भी अकुमुलेट होता है, जी तो फिर भी 25%, 1.25 लाख रुपया आपका उसमें होगा। ये एक जी उदाहरण के लिए मैंने बताया। जी जी तो 25% की क्लास इसलिए रखी गई है कि पैसा रिटायरमेंट के समय आपके खाते में उपलब्ध हो, जी ताकि आप अपना जीवन यापन जो है उस समय करना चाहें, जी या कोई काम शुरू करना चाहें, या कुछ भी करना चाहें, तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जी सर, इसका एक और जो इसमें नियम अच्छी बात की गई है कि कहा गया है कि अब डॉक्यूमेंट्स के झंझट खत्म हो जाएंगे। मतलब पहले था कि जैसे आपने होम लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पैसे निकालने हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स लगाने होते थे। तो अब क्या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, मतलब सीधा हम नहीं ऑनलाइन नहीं, अप्लाई अभी तो करके निकाल सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आपको रीजन देना है, और रीजन देकर आपको उसको निकालना है। तो इसलिए मैंने कह रहा हूँ, इजी कर दिया है उन्होंने, जी कि भाई आप आसानी से, ईज ऑफ डूइंग जिसे कहते हैं, जी जी कि आसानी से आपको अपने सुविधा के लिए, अपनी जरूरत के लिए अपना ही पैसा, भाई जी पैसा तो एम्प्लॉय का है, जी वो पीएफ में कटा है, और एम्प्लॉयर का भी कुछ शेयर आता है। तो वो अपना जो जीवन यापन के लिए या अपनी जिस जरूरत के लिए निकालना चाहता है, तो वो निकाल सके। मतलब वो मोहताज ना रहे कि मेरे को इसके लिए कोई प्रूफ देना पड़ेगा, एजुकेशन के लिए कोई देना पड़ेगा, शादी के लिए देना पड़ेगा, या मेडिकल हेल्थ के लिए कुछ है, जी हॉस्पिटल का बिल देना पड़ेगा। तो एक अच्छा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि भाई लोगों के पास इजी विड्रॉल तो हो गया, जी लेकिन इजी विड्रॉल को, जब तक इमरजेंसी ना हो, कृपया अपने इस पैसे को मत छेड़िए, क्योंकि जी पीएफ जो है, पीएफ, जी ये रिटायरमेंट के समय एक बहुत जरूरी जो है फंड है, जो कि आपकी बाकी जो लाइफ है उसको आपको जीने के लिए। जी सर, यहाँ एक और सवाल मन में उठता है लोगों के कि जो पेंशन की रकम है, अभी हम जो एम्प्लॉयर फंड और एम्प्लॉय फंड तो निकाल पाते थे, बट पेंशन का पैसा को हाथ नहीं लगा पाते थे, वो नहीं निकलता था। क्या अब वो भी निकाल पाएंगे? मतलब उसको भी 100% हाँ, में वो कैलकुलेट किया जाएगा बिल्कुल, वो 3 साल के बाद, 3 साल के बाद? मतलब आपकी जॉब अगर चली गई जी तो 3 साल के बाद आप निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया जैसे कि आपने एक बार निकाल लिया, पहले जी आपने रिजाइन किया, या आपकी जॉब चली गई, आपने निकाल लिया, आप री एम्प्लॉयड हो गए, तो वो जो सर्विस का ब्रेक आ गया, पेंशनेबल जो आपकी सर्विस है
वो 10 साल की अगर नहीं हुई तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो जी आपको नुकसान होगा। जी तो इसलिए कहा गया कि भाई 3 साल तक के बाद निकालें, तब तक री एम्प्लॉयड हो गए तो आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस जो है वो ट्रीट हो गई। जी सर, इसमें एक और जो अच्छी बात की गई है कि पहले अलग अलग 13 तरह के नियम थे, जैसे शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब ऐसे 13 कैटेगरी में बांटा गया था इसको, जिसको घटाकर अब केवल 3 कैटेगरी कर दिया गया है, जैसे कि आवश्यक ज़रूरतें, इमरजेंसी सर्विस, घर की ज़रूरतें और विशेष परिस्थितियाँ। तो सर ये जरा इनको आप समझाएंगे कि ये सब परिस्थिति कौन सी हो सकती है जिसमें हम आसानी से ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। ये वही है ना कि भाई किसी चीज के लिए भी, आप एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, हाउसिंग के लिए जी या हेल्थ के लिए भी, कुछ किसी चीज के लिए भी ले सकते हैं आप। तो जी मतलब ये है कि भाई एक तो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई कि 3 बार ही लेना है, वो खत्म हो जी गया। आपके जी पास सफिशिएंट मौके हैं कि आप जी निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। जी तो एक बहुत अच्छी राहत मुझे लगता है कि एफएओ ने दिया है। और सरकार भी अभी मूड में है कि भाई सभी को, कर्मचारियों को, बिजनेसमैन को समय समय पर कुछ ना कुछ जो है सुविधाएं दी जाएं, जी और मार्केट में पैसा भी रहे, लोगों के हाथ में भी रहे। तो पैसा रहेगा तो चाहे वो वहां से निकाल के इन्वेस्ट भी कर सकता है। जी भाई उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो शादी के लिए निकाल रहा है, उसको लगता है कि भाई कोई भी शेयर मार्केट में लगाना है तो पैसा निकाल के शेयर मार्केट में भी लगा सकता है। जी तो उसके लिए कोई बहुत स्ट्रिक्ट नियम नहीं है। जी सर, इसमें एक जो और बात कही गई है, प्राकृतिक आपदा को भी आवश्यक ज़रूरतों में डाला गया है। जैसे कि मान लीजिए सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, या मेरा गांव बह गया बाढ़ में, या मेरे शहर में पानी मतलब कुछ हो गया ऐसा, तो उसमें आपको बिना कोई कारण बताए केवल एक मेंशन कर देना है क्लॉज, मतलब आप प्राकृतिक आपदा करके, और आपका पैसा मिल जाएगा। तो सर ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा में आप डॉक्यूमेंट्स कौन सा जमा करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल मैं वो बता रहा हूँ ना कि भाई एक हर तरह की सुविधा जो है ना दी गई है। कोई समय था बैंकों में एक फेस्टिवल एडवांस मिलता था। जी अब फेस्टिवल कौन सा हो, कोई भी फेस्टिवल जो आपको वहां मनाते हैं, तो जी आपको 1 साल का लोन मिल जाता है। तो वैसे ही इसमें भी एक सुविधा दी गई है कि जी भाई इतने सारे कारण है, कोई भी कारण डालकर जो भी आप उस समय एलिजिबिलिटी है, जी उसके नाम से आप पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। जी सर, थोड़ा सा एक अब हम लोग बात करते हैं जरा ऑटो क्लेम के ऊपर। ये सर ऑटो क्लेम थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसको जरा हमारे दर्शकों को आम भाषा में आप समझा सके कि ऑटो क्लेम क्या होता है और ये कैसे काम करेगा। जी सर। नहीं, ऑटो क्लेम मतलब ऑनलाइन ही होगा। आपने सिस्टम में डाल दिया, सिस्टम में आपने रिक्वेस्ट डाल दी कि मुझे विड्रॉल चाहिए, तो वो सिस्टम जनरेट हो जाएगा और वहां से ऑटोमेटिक जो है वो सैंक्शन हो जाएगी। जी ऑटोमेटिक मतलब वहां पर कोई जो अथॉरिटी है या जो सुपरवाइजर है, वो जी जो ऑफिसर है, जी वो उसको अप्रूव करेगा। लेकिन मतलब आपको फिजिकल जो है डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, सिस्टम में डाला और जी वो सिस्टम की जो रिक्वेस्ट है वो ईपीएफओ ऑफिस में गई। ईपीएफओ जी ऑफिस में जो कंसर्न ऑफिसर है उसने देखा, उसने सारा आपका जो भी आपने जो फिल किया है, फॉर्म किया है, उसको जी अप्रूव कर दिया, तो ऑटो अप्रूवल मतलब ही उसको ऑटोमेटिक सर्विस कहा कर जाता दी है। गई है ताकि आपको ज़्यादा झंझटों में ना पड़ना पड़े। आप सीधा ईपीएफओ जी की जी। वेबसाइट पे गए, आपने वहाँ रिक्वेस्ट डाली, उसका कारण लिख दिया और सबमिट बटन दबा दिया, आपका काम हो गया, मतलब आपकी तरफ से। उसके बाद वो वेरीफाई होगा फिर होके। तो सर अमूमन इन सब प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है, मतलब आज मान लो मैंने पीएफ विड्रॉल के लिए क्लेम डाली है, तो कितने दिन में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। देखिए इसमें कुछ आप ये नहीं कह सकते, कारण क्या है कि वहां पर कितनी वर्क फोर्स है ईपीएफ जी ऑफिस में, जी उनके ऊपर कितना वो एप्लीकेशन आई हैं, कितने लोगों ने एक ही टाइम पर, अगर एक ही टाइम पर मान लो बहुत सारे लोग ज्यादा अप्लाई करने वाले हो गए, और जी वहां पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जो कि इसको अप्रूव करता है वो कम हुए, या जी मान लो वो छुट्टी पर हुए, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें समय फिर 1-2 दिन फालतू लग सकता है। मुझे लगता है कि विद इन वीक जो है ये प्रोसेस जो है हो जाना चाहिए। जी सर, इसमें एक और अच्छी बात की गई है कि अब जो है सेवा अवधि इसकी घटा दी गई है, मतलब सर्विस लिमिट जो है केवल 12 महीने कर दी है। तो इसका मतलब सर ये समझें कि केवल 12 महीने मैंने नौकरी की तो उसके बाद मैं विड्रॉल का हकदार हो जाता हूँ। हाँ, 12 महीने वही है ना भाई। जी 12 महीने आपने कर ली और आप सर्विस में हैं तब निकाल सकते हैं। जी जॉब आपकी चली गई तो भी 12 महीने के बाद आप निकाल सकते हैं। यानी वो जो एक
बेंचमार्क है जी 12 मंथ्स का, 1 ईयर का, जी वो दोनों के लिए है। विद इन सर्विस आप निकालना चाहते हैं तब भी 1 साल है, आपकी जी जॉब चली गई आप निकालना चाहते हैं तब भी 1 साल के बाद आप उसको निकाल सकते हैं। जी। लेकिन यहाँ पर सर थोड़ा सा झटका है, क्योंकि जॉब चली गई तो पहले तो लोग जॉब जाते ही सबसे पहले पीएफ अप्लाई कर देते थे और 2 महीने के अंदर अंदर मतलब वो पैसा उनको मिल भी जाता था, और नौकरी जैसा आपने भी बताया भी कि दूसरी जगह नौकरी पकड़ लेते थे। तो सर उनको तो थोड़ा झटका लगा है ज़रूर, क्योंकि 1 साल तक उनको वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरी जॉब चली गई और मुझे अगले 3 महीने तक नौकरी नहीं मिली, तो मैं तो पीएफ के भरोसे बैठा हूँ कि चलो भाई पीएफ से तो पैसा निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए अब मुझे 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तभी मैं निकाल पाऊंगा। देखिए वो ऐसा है, ऐसे बहुत सारे कम लोग होंगे मेरे हिसाब से जी कि जिनको 2 महीने में या 3 महीने में जॉब नहीं मिलेगी। जी जॉब मतलब जो भी है कुछ ना कुछ वो मिलते रहते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि भाई आपने निकाल लिया, आपने वो भी निकाल लिया सारा, आप बाहर हो गए, जी आप दोबारा से जॉब ली, फिर आप ईपीएफओ में दोबारा रजिस्टर्ड होते थे, तो जी आपका नया पिन भी जो है वो रजिस्टर्ड जनरेट होता होता था। था। जी तो अभी अभी उसको चीज को खत्म करके ये जो है ये किया गया है। लेकिन मैं फिर बार अभी फिर कह रहा हूँ कि जी भाई जब तक इमरजेंसी ना हो, जॉब चली भी गई है और अगर आपको बहुत टाइट है आप पैसे के लिए, तभी जी आप उसको निकालिए, नहीं तो उसको पड़ा रहने दीजिए और ट्राई जो है अपनी जॉब के लिए कीजिए। और इस फंड को प्रोविडेंट फंड मतलब ये है एक रिटायरमेंट के लिए फंड जो है, जी उसको उस ढंग से आप इन्वेस्टमेंट इसमें कीजिए। जी सर, ये दर्शकों को आप बार बार एक तरह से सलाह भी दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इमरजेंसी फंड को इमरजेंसी के लिए रखें। और शायद एक बार आपने पहले भी बता चुका है कि इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो आपका इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता है, क्योंकि 8.25 से 8.50 तक अभी है फिलहाल, लेकिन ये हर साल रिवाइज होता है और बढ़ता रहता है, और उसी कंपाउंडिंग पे आपको मिलता है फ़ायदा। इसको आप चेक करना चाहें तो ईपीएफओ कैलकुलेटर पर डाल के चेक भी कर सकते हैं कि कितना बड़ा फंड आप बिना किसी गैर जरूरी काम के निकालते हैं, तो कितना बड़ा फंड आप मिस कर सकते हैं। तो सर ये तो हुई बात। एक खुशखबरी और मिलने की बात चल रही है कि एटीएम सर्विस शुरू हो जाएगी, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, सीधा ईपीएफ का एटीएम उठाया, एटीएम में गए, पैसा निकाला, काम खत्म। तो सर ये सर्विस भी बहुत दिन से चर्चा चल रही है कि शुरू होने वाली है। अब कब शुरू होगी इसका डेट तो अभी नहीं आया है, लेकिन सर इस पर क्या कहेंगे, इससे और कितना आसान हो जाएगा? नहीं, इससे भाई आपको जो है बैंक के एटीएम पे मुझे लगता है जाने की जरूरत नहीं होगी, वहीं से निकाल सकेंगे पैसा। जी ये है, लेकिन इसके ऊपर अभी काम चल ही रहा है। जी ये अभी कोई कहना चाहिए फाइनल नहीं हुआ। तो जी जब तक फाइनल नहीं हो जाता उसका क्या सिस्टम रहेगा, जी क्या उसमें प्रोसीजर रहेगा, वो जी एक बार आने के बाद ही उसको हम कह सकते हैं। जी हालांकि जो क्या उसकी रूपरेखा होगी, क्या जी उसका फॉर्मेट होगा, लेकिन सरकार और ईपीएफओ की सोच है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक जी जो है वो इसको और बनाया जाए। जी। ट्रांसपेरेंट तो बहुत ज़्यादा कर ही दिया गया पहले से, क्योंकि पहले पीएफ ऑफिस के लोग धक्के खाते खाते परेशान हो जाते थे। कई बार तो छोटे शहरों में मैंने खुद देखा है, लोगों को पैसे भी खिलाने पड़ते थे, कर्मचारियों को, तब जाके उनका खुद का पैसा निकल पाता था। तो सरकार ने कई सारी चीज़ें बदल दी हैं और इसीलिए टाइम टू टाइम अपडेट भी लाती रहती है। लेकिन सर यहाँ जो सबसे अच्छी बात की गई है कि एक तो फाइनल विड्रॉल की अवधि बढ़ा दी गई है, और दूसरा जो कागजी कार्रवाई ख़त्म कर दी गई है, तो इससे मुझे लगता है काफ़ी आसानी होगी। तो सर इस पर आप एक अपना क्लोजिंग टिप्पणी क्या देना चाहेंगे? जी सर। नहीं, बिल्कुल। क्या होता है आज डिजिटलाइजेशन के युग में अगर आप पेपर वर्क करते रहेंगे तो आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। जी समय को बचाने के लिए, एनर्जी को बचाने के लिए और फास्ट मूवमेंट करने के लिए, फास्ट डिसीजन लेने के लिए, फास्ट डिस्पोजल के लिए ये एक बहुत अच्छा सार्थक कदम जो है वो ईपीएफओ का है। जी। तो सर उम्मीद है कि दर्शकों को समझ में आया होगा, क्योंकि कई सारे सवाल जवाब लोगों के मन में चल रहे थे, क्योंकि सर्कुलर तो सरकार जारी करती है लेकिन उसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें टेक्निकल लैंग्वेज होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक्सपर्ट के जरिए इसको वीडियो के थ्रू समझाया जाए, ताकि पब्लिक को आसानी से हर बात समझ में आई हो। तो उम्मीद करते हैं सर आपकी बात लोगों को समझ में आई होगी। तो सर इसी के साथ आपको TV9 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार। जी। तो उम्मीद करते हैं कि ईपीएफओ का जो झोल झाल चल रहा था आपके मन में, वो थोड़ा अब सुलझ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको इन सारी बातों को समझाने की कोशिश की है। तो ऐसे ही काम की बात देखने के लिए जुड़े रहिए TV9 के साथ। धन्यवाद।